अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, हम अपना वादा पूरा करते हैं, हम वो टॉपिक्स लेकर आते हैं जो जिस पे कम बात होती है और आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और मेहमान भी बड़े इंटरेस्टिंग है। प्रोफ़ेसर डॉक्टर फ़रहान ईसा अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त ये कराची से हैं, कराची में मौजूद हैं और आज हमें बताएँगे कि पाकिस्तान के अंदर जो जेल हैं वो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं जब ये इस आफ़त आती है किसी किस्म की, जैसे कोविड की आई तो वहाँ पर किस तरह के काम हुए और उसके अलावा जो हेल्थ की सहूलियात हैं जेलों में वो किस तरह का होता है। इंटरनेशनल अगर आप दुनिया के बड़े ममालिक में देखें तो जेलों के हवाले से बड़े-बड़े सेमिनार होते हैं और बहुत बड़े-बड़े जो एनजीओज़ हैं वो काम कर रहे होते हैं। हमें पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग नज़र आए हैं जो जेलों के हवाले से जो है उस पे फ़ोकस होता है। लेकिन हम स्टार्ट इस दफ़ा जेलों से करेंगे, लेकिन हम और भी इनसे चीज़ें पूछेंगे हेल्थ के हवाले से कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा हुआ है और इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरहान साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू जी सो मच। मैं आपका ये हमेशा से प्रोग्राम देखता था और आज आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इसको ज्वाइन कर सकूं। Washington Night Show with Asim Siddiqui. सो आई एम रनिंग एज अ सीईओ। मैं जी यहाँ पे लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक लैब्स की चेन है सेंटर्स की पाकिस्तान में, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। हम पूरे पाकिस्तान में सारे शहरों के अंदर हैं और हम लोग एक डेंटल सर्विसेज भी चला रहे हैं, डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज एंड डॉक्टर ईसा फिजिकल थेरेपी एंड रिहैब सेंटर्स और डॉक्टर ईसा प्राइम फिटनेस अकेडमी जो कि ट्रेन करती है ट्रेनर्स को जिम इंडस्ट्री के लिए। तो ये तो हमारा एक प्रोफेशनल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके अलावा मैं रोटरी का जी गवर्नर भी रहा हूँ और वहाँ से बड़ा हमें जो कि ओल्डेस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द वर्ल्ड 1905 में बनी थी। और उसके अलावा ज़ाहिर है मैं मतलब और भी यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड में और दूसरी जगहों पे काम कर रहा हूँ और अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जी ये है कि वो हमारा जी बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम लोग जो हैं वो काफ़ी एवेन्यूज़ पे काम कर रहे हैं। डेडिकेटेड 100+ की टीम है और वो बढ़ती चली जा रही है। उसके अंदर हम बड़ी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं जी, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोग जो हैं वो यहाँ पे हमने तकरीबन 450 लड़कियों से ज़्यादा को कराची में बाइक चलाना भी सिखाया है, उनको स्कूटीज़ भी ज़बरदस्त। दिलवा रहे हैं हम लोग की। बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में भी जी 70% लेडीज़ हैं और वो बड़े अच्छे एफर्ट्स कर रही हैं, दे आर अमेजिंग पीपल। उसके बाद हम लोग जी ये जो है वाटर एंड सैनिटेशन में काम कर रहे हैं। हम सोलर पावर्ड आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो लोगों की तबीयत ख़राब होती है या डायरिया की डिजीज़ हैं वगैरह जो होती है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ जो पानी का जो चैलेंज है हमारे पास। तो हम आरओ प्लांट लगा रहे हैं जी पसमानदा जगहों के अंदर, वो एक प्रोसेस हमारा चल रहा है। फिर हम स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। हम तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स बेसिकली क्रिकेट को नहीं करते क्योंकि क्रिकेट की पहले ही बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स उनके पास अवेलेबल होती हैं। तो हम जितने भी गेम्स हैं टेबल टेनिस, स्विमिंग, बैडमिंटन, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल एंड फुटबॉल, जो है फेंसिंग, साइकिलिंग, मैराथन हम करवाते हैं यहाँ पे। तो सारे स्पोर्ट्स को इनकरेज करते हैं और उसका रीज़न ये है कि व्हाट वी वांट इज़ कि यू नो कि सिर्फ ये हेल्दी एक्सरसाइजेज नहीं हो, हेल्दी एक एक्टिविटीज़ नहीं हो, बल्कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आए है लोगों के अंदर, कौम के अंदर। बल्कि वो ये होती है कि अगर आप किसी से हार गए हैं तो आप उसको मुबारकबाद दें कि वो जीत गया आपसे और उसको बेस्ट विशेस कहें और एंड और फिर मेहनत करें, मेहनत करके उसको बिल्कुल हराएं बाद में। लेकिन ये नहीं कि उसको नीचे गिरा के और गलत तरीके से काम किया जाए, हर चीज़ बिल्कुल, बैलेंस हो। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का एक बिल्कुल आप में जैसे दूसरे ममालिक में भी होता है कि आप जब तक हारेंगे नहीं तो आपको जीत का मज़ा कैसे आएगा? जी, तो मज़ा हारने क्या वाले को, जीतने वाले को दोनों आप दोनों चीज़ें की तैयारी से जाएँ। तो ये बड़ा अच्छा है कि स्पोर्ट्स पाकिस्तान में, मैं तो समझता था शायद ख़त्म हो गया क्योंकि मेरा भी ताल्लुक स्पोर्ट्स से रहा है और मैं अमेरिका की तरफ से भी मैंने वर्ल्ड कप खेला हॉकी का। तो मुझे अंदाज़ा है कि स्पोर्ट्स जो है ना इंसान को ज़िंदा रखता है और अब एक दुनिया में एक नई चीज़ आई है स्पोर्ट्स प्ले फॉर एवर। तो उन्होंने मुख्तलिफ एजेस के इवन 80 ईयर्स के भी अगर आप हैं तब भी आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं।
उनके लिए भी यूरोप में, अमेरिका में चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये तो आपका बड़ा ज़बरदस्त काम है और जिस तरह आपने कहा कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो हैं वो थोड़ा-सा काम होता है और आप ब जो एक अच्छा प्लेयर है वो ज़ाया हो जाता है। तो ये जो आपकी एजुकेशन है ना, जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है। चलें हम चलते हैं सबसे पहले जेलों की तरफ जो है, आपने काफ़ी काम किया है। मैं चाहता हूँ कि उन कामों को बताएँ क्योंकि हमारे यहाँ परसेप्शन यही होता है कि जी पाकिस्तान में तो कोई काम ही नहीं हो रहा, वहाँ तो बस रोज़-बरोज़ जो है लोग पीछे जा रहे हैं। आपको पता है हर सियासी जमात आती है, वो अपने गुण गाती है। लेकिन एक पाकिस्तान के अंदर जो अ, अवाम के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे और उनके साथ और बहुत सारे लोग, दर्जनों ऐसे लोग हैं जो बगैर किसी मकसद के काम कर रहे हैं। उनमें आप जैसे लोग हैं जो कि फैसिलिटेट भी करते हैं और काम भी करते हैं और करप्शन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं ये काम और वॉलंटियर काम में कोई करप्शन नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि अपनी जेल की जो आपने चीज़ें अपडेट की हैं क्योंकि जेल जाके इंसान अगर इंसान बन के निकले, तो मैं समझता हूँ कि उस सज़ा की कोई अहमियत है। लेकिन अगर जेल जाके क्रिमिनल बन के निकले, तो फिर जेल जाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में ये जेल की जो काम करने की अपॉर्चुनिटी वो इस तरह से आई कि बीच में ना जेल्स में ओवरसाइट कमिटीज़ बनाई गई बाय द सुप्रीम कोर्ट और 2 साल का टेन्योर था और मकसद ये था कि जेल के अंदर रिफ़ॉर्म्स लेके जाए जाएँ। तो मुझे भी जी एक जेल का बाय वर्च्यू ऑफ कम्युनिटी सर्विस में मुझे जानते थे लोग, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। एक टास्क दिया कि हम जो है मलीर जेल, जो डांडी जेल है यहाँ की कराची की, उसमें काम किया जाए। सो अनबिलीवेबल वहाँ पे चैलेंजेस थे और एक न्यूट्रल बंदा मैं गया, ज़ाहिर है मैं पुलिस का नहीं था, ना मैं क्रिमिनल था और मैं जा गया था अपनी मतलब एक तरह से वहाँ पे इसको सॉल्यूशन ओरिएंटेशन के साथ, नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेशन की वजह से। तो अब हमने वहाँ पे जो है जी बॉटम लाइन ये रही कि बहुत अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। पहले तो वहाँ पे जी सबसे पहले तो ओवर क्राउडिंग थी बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो है जेल्स का नंबर वही है। और जेल्स कोई नहीं जाना चाहता और जो कम्युनिटी है उसको बिल्कुल ही एक तरह से, जिस तरह लेप्रेसी के पेशेंट को एक ज़माने में लोग डील करते थे, उसी तरह से इसको बिल्कुल ही उन्होंने दूर रखा हुआ है अपने से। और वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि अगर इनकी रिफॉर्म्स नहीं हुए तो ये लोग वापस कम्युनिटी में आ जाएंगे और वो चैलेंजेस बड़े लेके आएंगे। इससे हम ऑब्लिवियन में रहते हैं। तो हमने खैर वहाँ पे काम करना शुरू किया जी। पहले तो हमने काफ़ी प्रिज़नर्स को वहाँ से, जो छोटी-छोटी पेटी कैश की वज़ह से 5,000 6,000 रुपए की खातिर ना होने की वज़ह से, पेनल्टी पे करने की वज़ह से 6 मंथ्स 1 ईयर तक वो सर्व किया करते थे। उनको हमने फिलैंथ्रोपिस्ट को वहाँ पे इन्वॉल्व किया और हम वहाँ पे उनको रिलीज़ करवाना शुरू किया। क्योंकि वहाँ पे 2,500 की कैपेसिटी में 7,500 8 6,000 7,000 प्रिज़नर्स थे, जो कि ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि रिसोर्सेज तो वही होते हैं, प्रिजनर्स तो ज़्यादा आ गए तो वो फिर सबको उसका चैलेंज और ब्रंट फेस होता है। दूसरी चीज़ ये हमने फिर ये की कि हमने वहाँ पे चर्च भी बनाया, मस्जिद भी बनाई, इमाम बारगाह भी बनाई, मंदिर भी बनाया, सो दैट कि जो भी प्रिजनर्स हैं वो थोड़े से रिलीजन के करीब हों और सारे रिलीजन जो हैं वो वेरी सिमिलर हैं। बेसिकली इट्स अबाउट मोरल्स, और हुँ, मोरल से मैं हमने लिंक किया कि वो बेसिकली झूठ ना बोला जाए, चीट ना किया जाए, किसी को हर्ट ना किया जाए। सो वट एवर वर्क फॉर देम, उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। सेकंड जी, वहाँ पे ये होता था कि बहुत सारे लोग इसलिए क्रिमिनल बनते थे कि उनके पास कोई स्किल्स नहीं थी। तो अब हमने कहा कि जब ये अंदर आ गए हैं तो लेट्स लेट्स हम उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं कि जब वो बाहर निकलें तो उनकी स्किल्स हों कि वो फिर अपना कोई काम कर सकें, धंधा कर सकें, इसके बजाय कि वो चोरी कर सकें या चीटिंग कर सकें या डाके डालें। सो दैट वाज़ आवर इंटेंशन। तो फिर हमने वहाँ पे जी एक इंडस्ट्रियल होम स्टार्ट किए, वहाँ पे सिलाई-कढ़ाई सिखाई, काम हो रहा है, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, पेंटिंग्स वगैरह का स्टार्ट किया, मोबाइल ज़बरदस्त। फ़ोन रिपेयर्स, मोटरसाइकिल रिपेयर्स। और अच्छा, फिर ये करते हुए हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर ब्रेड अर्नर जेल के अंदर होगा, तो फिर वो घर के अंदर कमाने वाला कौन होगा? तो हमें मालूम हुआ कि उनकी जो लेडीज़ हैं, बेटियाँ हैं, वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जा रही थीं क्योंकि उनकी भी कोई स्किल नहीं थी। तो फिर हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाना शुरू किए बाहर के टेलर्स के साथ कि अगर वो कपड़े लेके इनके पास आते हैं और वो यहाँ पे सीखते हैं मलीर जेल के अंदर, और वो मलीर के अंदर सीने के बाद उनको बाहर दे देते हैं। अच्छा, वो इनके रेट्स ज़ाहिर है मार्केट से 30-40% कम है, तो उनका भी एडवांटेज हो जाता है और इनको भी कमाने का मौका मिलता है और ये भी बिल्कुल। केस भी लड़ सकते हैं अपना और अपनी उसको डिफेंस भी कर सकते हैं। क्योंकि इस वक़्त में ज़्यादातर जो जी यहाँ पे अंडर ट्रायल प्रिज़नर ज़्यादा हैं,
70% जो है वो मुलजिम हैं, अभी मुजरिम नहीं हुए हैं। तो केस क्योंकि लंबा चल रहा होता है, उसमें से बहुत सारे बिल्कुल, बड़े पाकिस्तान बेबुनियाद के अंदर वकील हैं। अदालती सिस्टम भी इस तरह का है ना कि बहुत स्लो जस्टिस है। उस स्लो जस्टिस में क्या होता है कि गरीब बेचारा जो छोटे-मोटे केसेस में होता है, वो मुजरिम बन जाता है उस चक्कर में, और मुजरिम बनने के बाद जो है जब वो जेल से निकलता है तो फिर उसके पास ये तो बहुत ज़बरदस्त मैं समझता हूँ आप काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने भी बताया, एक हेल्थ का भी इश्यू होता है जेल के अंदर जी, कि तो बस मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हैं। मैं चाहूँगा उसको भी आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें। 2-3 बीमारियां हैं, वो बताने से पहले भी मैं आपको ये थोड़ा बताता चलूं कि फिर सिंध, वो मैं खैर समझता हूँ कि पायनियर सूबा बना जिसमें हम सब की मदद से और गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई और लॉ मेकर्स इन्वॉल्व हुए, और अब जेल का वर्ड जी सिंध में से ख़त्म हो गया है। नाउ दे आर लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कम अज़ कम नियत हो गई है। सबसे पहले तो देखें, कोई काम के लिए नियत होनी ज़रूरी है, वो नियत हो बिल्कुल। गई। अब नाउ सिंध के जितने भी जेल्स हैं आर नाउ नेम्ड एज रीनेम्ड एज प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटी, इसलाह घर के पॉइंट ऑफ इसलाह घर बनाने के लिए उनकी नियत हो चुकी है, और नाम भी चेंज हो गया है सारों का। और इसमें सिंध ने जी बड़ी पायनियर रोल ही किया है, क्योंकि बाकी सूबों में अभी तक वो जेल ही हैं, वो पुराने लॉज जो प्री पार्टीशन थे वही चल रहे हैं। अच्छा, तो आप उसकी लोगों तो ने बड़ी लॉज़ भी चेंज किए हैं या नहीं? लॉज चेंज हो गए जी सिंध के अंदर। अच्छा। बिल्कुल जी, असेंबली से पास हो गए हैं, और अब जेल का वर्ड खत्म हो गया है। नॉट दे आर, जैसा यूएस वगैरह में होता है प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटी, वो बन गया है जी। तो दैट्स अ बिग अच्छा, चीज। एक और ये चीज़ और आपसे डिस्कस करूँगा, सॉरी कथक कलामी की माफ़ी। एक यहाँ पर होता है डिटेंशन सेंटर, जैसे व्हाइट कॉलर क्राइम जो होते हैं, जो पैसे के होते हैं यूजुअली, या ज़मीनों के इस तरह के होते हैं, तो उनको जो है क्रिमिनल्स के साथ नहीं रखते वो। वो डिटेंशन सेंटर कराते हैं कि जी एक घर है, उसमें 20 प्रिज़न रह रहे हैं, उनको एक बता दिया जाता है कि जनाब आप ये जगह है आपकी, इधर से आप जा नहीं सकते कहीं। तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह का कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान को हम एज अ होल नहीं देख सकते, क्योंकि वजह ये है कि पाकिस्तान में ना या 18 सिंध में अमेंडमेंट समझ लें, हाँ। थी। वो थोड़ा मैं इससे बता दूं कि आपकी आवाम को भी पता चल जाए, आपकी कम्युनिटी को, कि 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे सब यूनिक अपने डिवाइडेड हो गई हैं उनकी पावर्स, और अब हर सूबा अपने लॉज एंड रूल्स बनाता है। तो अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध के अंदर जी हमारी जो जेल्स है उसमें एक सेंट्रल प्रिजन है जहाँ पे ज़्यादा डेंजरस क्रिमिनल्स होते हैं, और यहाँ पे जो मलीर में डिफरेंट बैरक्स हैं जिनकी अपनी बाउंड्री वॉल्स हैं इनसाइड द प्रिजन। तो उसमें जो इस तरह के वाइट कॉलर वाले, उनको कोशिश यही की जाती है कि उनको उनसे सेपरेट रखा जाए। और लेकिन देन अगेन ओवर क्राउडिंग अभी भी बहुत ज़्यादा है, और वो उसकी वजह से वो इतना पॉसिबल नहीं होता। दूसरी चीज़, आपने हेल्थ की बात की, तो जी 2 एवेन्यूज़ पे हमने काम किया। एक तो यहाँ पे अब एक क्लिनिक बहुत अच्छा बन गया है 25 बेड्स का, जहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं, जो जेल के अपने प्रिजन के अपने भी डॉक्टर्स हैं और सिंध गवर्नमेंट के भी डॉक्टर्स हैं, सिविल हॉस्पिटल वगैरह से भी आते हैं। और वहाँ पे साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन, ड्रग रिहैबिलिटेशन, और जो भी इन्फेक्शंस हैं, कार्डियक, हार्ट, जितनी भी चीज़ों की, पेट ख़राब हो गया तो वहाँ पे बाकायदा एक क्लिनिक का सेटअप लग गया है जिसमें नर्सेज और सब लोग मौजूद होते हैं, और डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं 24 घंटे। फिर यहाँ पे जी ड्रग रिहैब का बल्कि एक सेंटर बन रहे हैं, उसमें सिंध के मिनिस्टर थे उस वक्त ज़माने में, नासिर शाह साहब ने बनाना शुरू किया हमारी रिक्वेस्ट पे। और क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स भी बहुत हैं हमारे यहाँ पे, जो कि वहाँ पे आके फिर जब वो अंदर हैं तो उनकी रिहैबिलिटेशन का जो जी प्रोसेस हो सकता है। फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस थे ओवर क्राउडिंग की वजह से, तो कोशिश की जा रही है कि उनको एड्रेस करा जाए, लेकिन बहुत काम करने की अभी भी ज़रूरत है। फिर खाना उनका जी बड़ा इम्प्रूव हो गया, अब यहाँ पे उनको रोटी का उनका एक डाइट पैटर्न, डाइट चार्ट आ गया है। सफाई सुथराई, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कभी आप विजिट करिएगा तो आप हैरान होंगे कि कितनी सफाई सुथराई हो गई है। तो अब जी एटलीस्ट प्रोसेस है स्टार्टेड। बट एक और जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग ये हुई थी कि यहाँ पे कराची के जी 7 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, तो सब हमारे फ्रेंड्स हैं जिनकी इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी एक चीज़ स्टार्ट करी है कि जो कैदी अपनी जेल टर्म ख़त्म करके बाहर आता है तो वो उसको जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तकरीबन 5,500 लोगों को हमने जी जॉब्स प्रोवाइड करी, और लोगों ने उनको वाह! वॉलंटरीली किया कि उनको क्योंकि यहाँ तो बैकग्राउंड चेक वैसे भी नहीं होता, तो इनका तो बारे में पता था, तो दे वांट टू रिफॉर्म, तो दे वर इनकरेज। और मैं आपको बात बताऊँ, 99% द पीपल आर वेरी हैप्पी दैट दे आर वर्किंग बेटर देन देयर अदर काउंटर पार्ट, जो नॉर्मल जो जो नॉन प्रिजन में गए हुए लोग थे, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ और नाउ उनको एक सज़ा भी मिल चुकी है। सो आई थिंक ये चीज़ पूरे पाकिस्तान में भी होनी चाहिए जी। और इसको इसको लेके चलना चाहिए।
इसी तरह से जी विमेन प्रिजनर्स पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो वहाँ पे विमेन प्रिजनर्स को भी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है उनको। फिर यहाँ पे जी नदीम शेख जैसे बहुत सारे यहाँ पे एडवोकेट्स हैं जो कि इनका केस भी लड़ रहे हैं, चाहे विमेन हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों। सो कि अगर वो बेगुनाह हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेट द जजेस डिसाइड, एटलीस्ट एक प्रोसेस हो जाए। फिर हमने पुलिस के साथ जी पुलिस वालों की भी प्रमोशंस हुई। ज़ाहिर है वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी बड़े चैलेंजेस थे, तो वो भी कोशिश हुई कि एड्रेस्ड हो। उनकी काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, पंखे नहीं थे, बल्कि जेल में प्रिजन में पंखे और पानी का सिस्टम नहीं था। आरओ प्लांट लगाया गया जी रोटरी की मदद से विद 100,000 गैलन्स का पानी स्टोरेज कैपेसिटी। सो अभी भी बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं कि लोग रिहैब हों और वो दुश्मन ना समझें बाहर वालों को, क्योंकि होता क्या है कि जो शख्स 6 महीने प्रिजन के अंदर रहता है तो वो उसकी हेट्रेड टू द कम्युनिटी और बढ़ जाती है, और फिर हमारे जो एनिमीज हैं वो उनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं और वो एक तरह से डेट्रीमेंटल टू द सोसाइटी है। तो व्हाट आर ऑब्जेक्टिव वाज कि हम लोगों को जब यहाँ से निकलें तो उनको एक अच्छा फर्द ऑफ द कम्युनिटी बनाएं कि वो अपना बिल्कुल। पॉजिटिव रोल अच्छा, अदा कर दुनिया सकें। में जो आपने भी बताई सोच, मेरा ख्याल है कि आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में यही सोच लेके चली जाते हैं, और आपने देखा कि पेरोल पे बहुत सारे लोगों को रिहा भी कर दिया जाता है, और सिर्फ इस शर्त पे कि तुमने कुछ करना नहीं है, तुमने इतने महीने या इतने साल अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम उस पेरोल से जो है आज़ादी पालोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आज की दुनिया में जो है वो बड़ा आसान है कि किसी भी अच्छे मुल्क का जो है आप सिस्टम उठाएँ और अपने मुल्क में लेकर आ जाएँ। अच्छा, आपके रिज़्यूमे में इतना ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं कुछ चीज़ों का है करूँगा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो है 2 दुनिया के 2 ममालिक ऐसे हैं जिसमें पोलियो जो है वो मौजूद है, और वो वक़्त शायद दूर नहीं है कि हर एयरपोर्ट पे जहाँ पाकिस्तानी जाए वहाँ पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे होंगे उसको। तो मैं आप क्या समझते हैं कि, और आपने क्या काम किया है कि जेल के अंदर जिस तरह बच्चे जो पैदा होते हैं, या जेल के अंदर भी मैंने देखा है कि काफ़ी एक पूरा सिस्टम है, और फिर जेल के अलावा जितनी भी औरतों की जो जैसे ईदी साहब के अपने घर हैं या दूसरे हैं, वहाँ पर किस तरीके से बच्चों को किया जाता है? ये क्योंकि आपने सिंध में काम कर रहे हैं तो मैं सिर्फ़ उसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि पोलियो के हवाले से आपने क्या काम किया वहाँ पे? देखिए पोलियो का काम तो जी पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। बेसिकली नेशनल पोलियो प्लस कमेटी बनी हुई है, मैं उसका मेंबर भी हूँ। मैं ऐसे में, क्योंकि मेरी खुद भी फील्ड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी है, तो मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ को तो मैं समझता हूँ कि प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सारी जी वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जी वैक्सीनेशंस, तो वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब इस साल 1 साल में हमारे पास जी बिल्कुल कोई केस नहीं था। अनफॉर्चुनेटली अभी सिर्फ 2 केसेज़ अब तक आए हैं पूरे 1 साल के अंदर। वेरी गुड। नंबर हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। बहुत सारी जो सूबे हैं वो बहुत एग्रेसिव वैक्सीनेशन कैंपेन रन कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, और इसमें बहुत एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस वक्त। ईसा लैब्स के पूरे सेंटर सारे पाकिस्तान में वो भी पोलियो की फ्री वैक्सीनेशंस लगा रहे हैं, जैसे हमने कोविड की भी लगाई थी। सो वो अच्छा, हाँ, ईजिली अभी आपने एक्सेसिबल हो गई। बिल्कुल कोविड का ज़िक्र किया। मैं चाहूँगा कि आपने बताया कि पोलियो जो है आपका, एक छोटा-सा मुझे जवाब दे के फिर हम आगे कोरोना के उस पे चलेंगे कि आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है पोलियो से कभी आज़ाद हो सकता है, या आने वाले सालों में कब आज़ाद हो सकता है? मैं समझता हूँ 1-2 साल में हो जाना चाहिए जी। वी आर ऑलमोस्ट एट द वेरी लास्ट एज। देखिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इतने चैलेंजेस नहीं होंगे जितने पाकिस्तान के अंदर थे। एक तो रिमोट एरियाज़ हैं, लैक ऑफ एजुकेशन थी, कुछ मिथ्स हैं जो हर वैक्सीनेशन के यहाँ पे फैलाए दिए जाते हैं। और अभी बहुत मास कैंपेन यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ के साथ मिलके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और रोटरी सब मिलके कर रहे हैं। और आई थिंक अभी केसेस हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस एवरी डे, कम होते चले जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे गुजारिश करी कि सिर्फ इस साल 2 केसेस हुए हैं और उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है कि ये 2 भी कैसे हो गए। सो वी अच्छा, आर ऑलमोस्ट एट द आपको लास्ट याद एज। होगा कि किसी एक साल में, आज से 10 साल पहले भी ऐसे ही एक साल आया था जिसमें 2 केसेस हुए थे। क्योंकि मैं 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जो पोलियो के साइंटिस्ट हैं अमेरिका में, मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और कम से कम 45 मिनट उन्होंने मुझे दिए थे। हमने उनसे पूरी दुनिया में पोलियो के हवाले से बात की थी। तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान का जो वो खुद पाकिस्तान जा चुके थे। तो वो कहने लगे बड़ा मुश्किल है ऐसे इलाकों तक पहुँचना, क्योंकि पाकिस्तान, अगर आप
कराची शहर को देखें, इस्लामाबाद को देखें और फिर नॉर्दर्न एरियाज़ को देखें तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है। तो उनका मतलब कहने का मकसद ये था कि इतना आसान नहीं है, लेकिन होप वही कहते हैं ना हर साँस के बाद दूसरी साँस की उम्मीद जो है इंसान को ज़िंदा रखती है। तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि चलें आपकी ज़बान मुबारक हो कि 2-3 साल में या कुछ सालों में जो है पाकिस्तान पोलियो से आज़ाद हो जाए। अब चलते हैं कोरोना के ऊपर। डब्ल्यूएचओ की हालिया रिपोर्ट जो कि बीबीसी ने भी रिपोर्ट की उसने बताया कि जी कोविड में जो है वो पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 8 गुना ज़्यादा अमवात हुई हैं। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में ना ही मतलब लॉकडाउन अगर लगे हैं, सिंध गवर्नमेंट में मैंने देखा है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से लॉकडाउन स्टार्ट में ही लगा दिए थे, जिसकी वजह से शायद इतना नहीं फैला। लेकिन बहरहाल हुए लोग डैमेज हुए, पूरे पाकिस्तान में हुए। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा बताएँ कि उसमें आपने क्या किया और क्या वाक़ई हकीकत में कोरोना ने उस तरह अटैक पाकिस्तान पे किया है, जिस तरह यूरोप और अमेरिका में किया? जी, या चाइना अ, में? जी, बिल्कुल जी। नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जी ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इदारा बना, क्योंकि मैं जो जी कोविड में जो पहला फ़ील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची जो पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप में बना था कराची के अंदर एक्सपो सेंटर पे, उसमें मैं डे 1 से इन्वॉल्व रहा। और बल्कि हमारी डॉक्टर ईसा लैब ने जी वहाँ पे जब से स्टार्ट हुआ और जब बंद हुआ, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज, कोविड सारे टेस्ट, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड्स हमने वहाँ पे दिए, और हमें अंदर का पूरा पता है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इदारा बना एनसीओसी के नाम से, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, और बहुत ज़बरदस्त पॉलिसीज़ उसकी बनी, और सारे सूबे के चीफ, जितने सूबे थे उनके चीफ मिनिस्टर्स भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे, और प्राइम मिनिस्टर भी थे, और आर्म फोर्सेस भी थे, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी थे। हमारे पास अमेजिंग परफॉर्मेंस रही है जी कोविड की। नंबर 1 प्रिवेंशन के ऊपर इंडिया, हम दूसरी अमेरिका, यूएस और इंग्लैंड की बात करें बगैर, हमारे पास इंडिया, हमारा नेक्स्ट डोर नेबर के अंदर डेल्टा वेरिएंट के साथ इतनी डेथ्स हुई कि लोग हॉस्पिटल के बाहर पड़े हुए थे। आप हार्डली कोई फुटेज दिखा पाएंगे बिल्कुल, कि मैं जिसमें लोग जो है ना, वो डॉक्टर्स की जो वेंटिलेटर्स ना मिल रहे हों लोगों को, और जबकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और लोग जो हैं वो बाहर मर रहे हों, और हॉस्पिटलों के ऊपर लाइनें लगी हुई और एम्बुलेंसेस का रश हो जैसे इंडिया के अंदर। अनफॉर्चुनेटली बहुत हमें अफसोस है, बड़ी दुआएं उनके लिए जहाँ जैसे उनके पास हुआ, और बड़ा मेस्ड अप हुआ। और हमारे जबकि उनका हेल्थ सेक्टर ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ पे बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हुए। और उसके बाद जो वैक्सीनेशन की कैंपेन चली, चाहे वो फाइजर हो, मॉडर्ना, चाइनीज, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म, कैंसिनो बायो, अनबिलीवेबल। यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि गवर्नमेंट ने सारे प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया, हम लोग भी लगा रहे थे। तो बहुत ही मतलब इतना बड़ा वर्कलोड के साथ बहुत ही स्मूथली मैनेज रहा, और पाकिस्तान ने तो रिमार्केबल काम किया। मैं तो समझता हूँ कि दुनिया का एग्जाम्पल है। इसी वजह से जी पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़ गई माशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत जल्दी रिकवर किया, सस्टेन किया, कंटेन किया, और हमारा जो बिज़नेस है वो दोबारा स्टार्ट हो गया, और लोग दोबारा से एक्सपोर्ट और चीज़ें करने लगे। बल्कि दुनिया की ज़रूरियात जो है वो पाकिस्तान ने पूरी करी। वी आर वेरी प्राउड ऑफ बिल्कुल, पाकिस्तानी बिल्कुल। बिजनेस। फरहान साहब मैं आपको बात बताऊँ कि मुझसे पहले मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स ने फाइज़र जो है पाकिस्तान में लगवा चुके थे। तो अब मैं क्या कहूँ मतलब और अमेरिका ने मेरा ख़्याल है कि ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका ने डोनेट किया, चाइना ने भी डोनेट किए। तो पाकिस्तान में ये जितनी भी चीज़ें आई हैं, मुझे नहीं पता कि प्राइवेट सेक्टर ने इम्पोर्ट किए कि नहीं किया या क्योंकि मुझे पता चला था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे लेके भी लग रही है। नहीं, वो उन्होंने इम्पोर्ट करी थी जी। वो शुरू में कुछ जगहें थी जिन्होंने इम्पोर्ट करी थी। हमने तो जी, हमें गवर्नमेंट ने जो मंगवाई थी या इनको जो मिली थी, जो यूएस से और चाइना से, वो हमने फ्री में लगाई। हमने भी जी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंडस्ट्री में कैंपेन चलाई। हमने 250 वैक्सीनेटर हायर किए, जिन्होंने बाकायदा कैंपेन चला के सब जगह पे वैक्सीनेशन लगी। एक चीज़ मैं कहता चलूँ जी यूएस के बारे में कि मैं भी यूएस ट्रेन था, और जो मुझे यूएस में जो ट्रेनिंग मिली इन्फेक्शन कंट्रोल की, फॉर्चुनेटली इन 2009, वो ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे बहुत काम आई। और यहाँ पे जब हमने उसको एक्सपो सेंटर पे जी एयरबॉर्न इन्फेक्शन कंट्रोल को पूरा इम्प्लीमेंट किया, और वो ट्रेनिंग्स का बहुत फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि हम उसको इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसी अपॉर्चुनिटी लगी कि जिसमें हम उसको यूज़ कर सकते थे। और आपको वेरी गुड। बताते चलूँ, इतना बड़ा वो ज़बरदस्त सेंटर था, उसमें सारे एक टूथपेस्ट, टूथब्रश, कपड़े, एवरीथिंग वाज़ फ्री, ज़ीरो पैसे थे डायग्नोस्टिक और दवाइयों के, चाहे वो वेंटिलेटर हो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बताऊँ, अगेन पाकिस्तान हिस्ट्री पे है,
thanks to our armed forces, thanks to our doctors, thanks to all the organization who participated, एक डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जैनिटर को जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची में काम कर रहे थे उसको कोविड नहीं हुआ। बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज ये नहीं बता सकते, हर जगह पे डॉक्टरों को कोविड हुआ और डॉक्टरों की अमवात हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी हुई। लेकिन एक्सपो सेंटर में जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची चल रहा था, वो एक ऐसा केस है जो दुनिया को एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि बिल्कुल, एक्सपो सेंटर पे मैंने प्रोग्राम किया था एक, मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त एक दो वीडियोज़ आई थी, जिस पे जब वो बनाया गया था और बेड्स जिस तरीके से लगाए गए थे, एक सेपरेट वो पूरा इतना खूबसूरत लग रहा था कि मतलब वो हमने चाइना में देखा है ना कि जी 2 दिन में हॉस्पिटल तैयार हो गया, तो एक्सपो सेंटर को हमने उसी तरह तैयार होते देखा। और यकीनन देखें, आप लोग वहाँ पर हैं, आप लोग जो काम करते हैं, हम तो यहाँ पर जो खबरें होती हैं, वो पाकिस्तान से ही उठाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा पॉलिटिकल उसमें हंगामे होते हैं कि लोग अपनी-अपनी खबरें सिर्फ़ चला रहे होते हैं। कहीं कह रहा होता है कि जी सिंध में ये हो गया, सिंध वाले कह रहे होते हैं पंजाब में ये हो गया, पंजाब वाले कह रहे होते हैं बलूचिस्तान में ये हो गया। लेकिन मैं अब आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, 18वीं तरमीम एक एक ऐसी तरमीम जो मैं समझता हूँ कि अमेरिका के जैसे हर स्टेट अलग है और हर स्टेट का गवर्नर को इतनी पावर है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट की बात को नहीं मानता। और हमने ये अपनी आँखों से यहाँ देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मास्क लगाओ, उसने नहीं लगाओ, और तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी वर्जीनिया में उन्होंने मास्क को लगाया कि जी। लेकिन जहाँ-जहाँ डोनाल्ड ट्रंप के या रिपब्लिकन के गवर्नर थे, वहाँ पे मास्क की पाबंदी इतनी सख्त नहीं थी। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जहाँ एयरपोर्ट वगैरह जो आते हैं उसमें थी। तो 18वीं तरमीम के बाद आपको लगता है कि सूबों में जब खुदमुख्तारी आती है तो वो तरक्की करते हैं? क्या ऊपर की 18वीं तरमीम पे पावर क्या नीचे वालों को ट्रांसफ़र कर दी गई है या करने जा रहे हैं या हल्के-हल्के कर रहे हैं? एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ा है? मैंने कई सवाल आपके साथ कर लिए हैं, आप तफ़सीली इसका जवाब दीजिएगा। एजुकेशन पे फ़र्क पड़ा है, हेल्थ पे फ़र्क पड़ा है। हमने बड़े-बड़े दावे सुने थे कि जी 10 लाख का यानी हम वो चीज़ें सुन रहे थे जो दुनिया में कहीं अप्लाई नहीं हो रही थी। ऑनेस्टली जब मुझे ये पता चल रहा था कि एक आदमी जो कि रक्षा चलाता है, उसको 10 लाख रुपए मिल गए, बड़ी अच्छी खबर थी। लेकिन अमेरिका के अंदर भी ये अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सीनियर सिटीज़न्स के साथ जो घपले होते हैं, उनके लिए पूरी एक फ़ोर्स काम कर रही होती है उनको पकड़ने के लिए, कि जी वो किसी ने बता दिया कि जी इसको ये कैंसर हो गया था, तो इसका इलाज किया तो 50,000 गवर्नमेंट से ले लिए, बाद में 3 साल बाद वो पकड़ा गया। तो पाकिस्तान के अंदर तो इस किस्म की कोई चीज़ है ही नहीं कि आप एक गरीब आदमी किसी हॉस्पिटल जाएगा, वो उसको 50-60 हज़ार देके उसका पूरा 10 लाख का लेके उसको 10 बीमारियाँ उसको उसको वो बीमारियाँ हुई भी नहीं होंगी, वो सही करके भेज देंगे। तो और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के क्राइम होते हैं जो कि सिर्फ़ पेपर ही पे नज़र आते हैं, वैसे होते ही नहीं है। जो करप्शन होते हैं ये होती है। तो आप मुझे प्लीज़ बताएँ कि आपने ऐसे कौन से काम किए हैं जो 18वीं तरमीम के बाद अपने सूबे को आपने तरक्की की राह पे गामज़न किया है? देखिए पहली चीज़ ये आती है कि 18th अमेंडमेंट जो है वो ज़ाहिर है कि अभी इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे है और इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास तो आ गई है, बस लोकल गवर्नमेंट्स के अब इलेक्शन होने वाले हैं होपफुली, लोकल गवर्नमेंट्स के पास भी एम्पावर्ड हो जाएँगे जो ओरिजिनल प्लान है। पाकिस्तान में अब आपको बताऊँ कि अगर आज आपसे 10 साल पहले पाकिस्तान आए हों और आज आप 10 साल के बाद पाकिस्तान आए होंगे, जो भी आप नेगेटिविटी देखेंगे यू विल बी सरप्राइज़्ड बाय द इम्प्रूवमेंट इन पाकिस्तान ओवरऑल। चाहे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, हम लोग इंडिया की तरह या दूसरे शहरों की तरह नहीं है जहाँ पे आपको स्ट्रीट भरी हुई नज़र आएँगी, जहाँ पे बेगर्स हैं और स्लम्स जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो आई थिंक द मूवमेंट हैज़ स्टार्टेड। मेरे ख़्याल से देखें जी, ये एक बहुत होलिस्टिक इसकी अप्रोच की ज़रूरत है। हेल्थ हमारी आबादी बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और रिसोर्सेज़ ज़ाहिर फाइनेंशियली हम एक डेवलपिंग कंट्री है। मैं समझता हूँ कि इवन जितना भी पॉलिटिकल टर्मोइल आए, आई एम टेलिंग यू वी आर ऑल एडवांसिंग, वी आर ऑल बिकमिंग बेटर, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इम्प्रूविंग, मे बी वी बिकम अ लिटिल कंप्लेनर्स। यही हम अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ पाकिस्तान में लोग कंप्लेन ज़्यादा करते हैं,
और अपना दिया शायद कम जला रहे हो। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यही मूवमेंट बनाई जाए कि सब अपना अपना रोल अदा करते चले जाएं। यूएस से हम इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते, नॉट ओनली दैट वो डेवलप्ड है, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो प्रॉब्ली हो सकता है थोड़ा फ्लॉड हो, और मे बी वी नीड टू चेंज दैट सिस्टम ऑल टुगेदर बिफोर वी गो टू डेवोल्यूशन। अमेरिका जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहाँ पे टेक्नोक्रेट्स होते हैं जो कि मिनिस्टर्स या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स होते हैं, जो कि पूरे फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल उसको चलाते हैं, एंड दे आर प्रोफेशनल्स। हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जी पार्लियामेंट से ही कोई इलेक्ट होना होता है या नॉमिनेट होना होता है टू बी अ मिनिस्टर, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो फील्ड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो। तो आई थिंक ये बहुत जी हमारा ड्रॉबैक है इसके अंदर। बट आई फील के लोगों का अब ये जो इंश्योरेंस का सिस्टम अब आ गया है पाकिस्तान में, और अभी हमारे जो करंट फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो पिछली गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कार्ड स्कीम थी जिसमें इलाज की आपने बात करी, वो सारे सूबों में लाया जाएगा। इसके अंदर उन्होंने ये किया है कि जी प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया है, कि उनके साथ इन्होंने निगोशिएशंस करके थर्ड पार्टी को रखा है, जो कि यहाँ पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक है, और दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू वो बेसिकली उनके थ्रू वो काम कर रहे हैं, और उनके थ्रू उन्होंने वो हॉस्पिटल के साथ डीलिंग की है। और वो ज़ाहिर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो बड़ी स्ट्रिंजेंट होती हैं कि गलत पैसा किसी को ना दिया जाए और ज़ाया ना हो पैसा, क्योंकि ज़ाहिर है दैट्स हाउ दे मेक प्रॉफिट्स। अगर वो गवर्नमेंट का फंड होता तो प्रॉबली शायद ज़्यादा चैलेंजेस होते। बट आई फील कि गवर्नमेंट के भी अस्पताल चल रहे हैं, तो वी आर एट दिस पॉइंट इन टाइम हैविंग टू सिस्टम्स इन प्लेस which needs to be looked into। तो मेरी बस अपनी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी अपनी गवर्नमेंट के और पावरफुल लोगों से यही होगी कि जो एक्सपर्ट्स इन द फील्ड हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको इन्वॉल्व करें और उनके साथ मिल के डिसीजन मेकिंग करें। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अगर आप यूएस का टीवी भी देखें या किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल शोज को देखें, तो उसमें वेरी 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 सिमिलर चैलेंजेस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पॉलिटिक्स हैज़ बिकम फॉर्म ऑफ एन एंटरटेनमेंट, और जितने पॉलिटिकल चैनल्स पाकिस्तान में हैं, न्यूज़ चैनल्स, उसमें तो बेकार दुनिया में नहीं होंगे। दे आर द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यहाँ पाकिस्तान एंड पर मीडिया कुछ ज़्यादा ही आज़ाद हो गया है। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर 6 मील के फासले पे जो है वो रोज़ फायरिंग होती है, लोग मरते भी हैं। लेकिन यहाँ पर उस तरीके से खबरें नहीं फैलाई जाती। कैलिफ़ोर्निया वाले को पता भी नहीं होगा कि वाशिंगटन में कितने लोग मर गए। तो हमारे यहाँ जो है वो इस तरह की खबरों को हर मिनट-मिनट पे दे के एक खौफ व हाँ, हरास दैट वो फैलाना। एथिक्स जी, क्योंकि नया नया अभी बिल्कुल, सिस्टम डेवलप हो रहा है, ज़ाब्ता-ए-ख़लाक़ एथिक्स है। बट हमें हर जगह की डेथ पे अफसोस है जी। पाकिस्तानीज आर वेरी लविंग नेशन। मैं आपके प्रोग्राम से सबके आपके सुनने वालों से बोलूँगा, हम समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत प्यार करने वाला मुल्क है। पाकिस्तानीज जो है वो हर एक की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अभी हमारी आज ही जी इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, दुनिया से उसमें डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया और इतने खुश होके वो गए हैं। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी फिनोमिनल है। हम अपने गेस्ट को लेने के लिए एयरपोर्ट के अंदर से जाके रिसीव किया है फूलों के हार और अजरक के साथ। सो इट्स एन अमेजिंग कंट्री ऑफ ब्यूटीफुल, अमेजिंग ब्यूटीफुल। पीपल। और आई थिंक वो परसेप्शन इंशाल्लाह चेंज होगा अनकरीब। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, मैं ये समझता हूँ, जैसे आपने पोलियो की बात की, मैं बहुत स्ट्रांगली समझता हूँ कि 2-3-4 सालों के अंदर पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द मेन प्लेयर्स, जो कि कंट्रीब्यूट भी कर रहे होंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक पॉजिटिव रोल के साथ होगा। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और मैं चाह रहा था कि आपसे और बातें करूँ, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर आप जैसे लोग जो हैं वो बहुत सारे हैं और वो हर वक़्त जो है वो खिदमत के लिए तैयार भी रहते हैं और यही वजह है कि जो वॉलंटियर वर्क है पाकिस्तान में, उसमें किसी किस्म की जो है चीटिंग नहीं है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की वाहिद कामयाबी वजह भी यही है। 18वीं तरमीम मेरे लिए तो बहुत नज़दीक इम्पोर्टेंट है और होनी चाहिए, सूबों को इख्तियार होना चाहिए। थोड़ी-सी इसमें तरमीम भी होनी चाहिए कि और भी बिजली भी बनाने बनाने की इजाज़त देनी चाहिए। ये नहीं कि जी सिर्फ़ आप इतने किलोवाट बना सकते हैं और इतने नहीं बना सकते। इसकी भी ज़रूरत है कि उनको बहुत ज़्यादा और इख्तियारात देने चाहिए। अपने सूबों को, मेरा ख़्याल है कि हर एक को चाहिए कि अपने सूबों को और आगे बढ़ाए। कॉम्पिटिशन जो है ना, वो कामयाबी की ज़मानत होती है। जब तक आपके पास कॉम्पिटिशन नहीं होगा, बेशक सूबों का ही कॉम्पिटिशन होगा, कि जी अगर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अच्छी चीज़ें हो गई तो पूरे पाकिस्तान में से कितने लोग खैबर पख्तूनख्वा मूव हुए। लेकिन आपने देखा कि कराची में जो है पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो इसकी वजह क्या है और आज भी आ रहे हैं। मेरा ख़्याल है आप मेरी बात से वो होंगे कि एग्री करेंगे कि आज भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क कराची के अंदर या सिंध के अंदर लोग आ रहे हैं।
तो इसकी वजह ये है ना कि वहाँ पे कोई काम हो रहा है। ख़ैर आखिरी सवाल बस सिर्फ़ यही करूँगा आपसे कि ये बताएँ कि आप लोगों ने ऐसा कौन-सा जादू किया है कि ज़मीनों की कीमत जो है वो सोना उगल रही है? ये आखिर पाकिस्तान के अंदर एक और स्पेशली सिंध के अंदर जो है ये क्या कर रहे हैं कि एक छोटा-सा मकान भी करोड़ से कम तो भूल जाएँ आप। ये क्या मैजिक है इसमें? नहीं, नहीं, अगर आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता चलूँ कि एक तो पाकिस्तान खुद एक सोने का मुल्क है जी। आई थिंक कि लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कुछ अरसे बाद ही वही चीज़ आपको 3 गुना प्राइस पे मिलेगी। दुनिया के जो वाइज़ लोग हैं वो ज़रूर पाकिस्तान के साथ बिज़नेस करेंगे, उनकी लेबर चीप है, 70% यूथ है, ज़मीन काफ़ी है, बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पे सारे रिसोर्सेज़ हैं जो कि एक बिज़नेस को रन करने के लिए यूटिलाइज़ हो सकते हैं। पाकिस्तान अगर आप इंडिया से कंपेयर करें जी, हमारी प्राइसेस जो है लैंड की अभी भी कम है, वहाँ पे तो अपार्टमेंट अब इतने का मिलता है और जो है और साथ-साथ रिफॉर्म्स भी आते चले जा रहे हैं। हर सूबा हमारा जो है जी और हर इलाका बल्कि हर सूबे का हर इलाका एक यूनिक है, उसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है और आई थिंक कि ज़रूरी नहीं है कि सब के सब कराची में ही बेस बनाएँ अपने। हमारे पास अभी सिंध में अगर आ जाएँ तो मीरपुर खास, नवाब शाह, अमेजिंग एग्रीकल्चर टाउन्स हैं, ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल प्लेसेस। सिंध पंजाब में आ जाएँ कि खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएँ, बलूचिस्तान हमारा अमेजिंग है, ग्वादर हमारा अमेजिंग है। सो आई थिंक ये कांग्रीगेशन जहाँ पे रश ज़्यादा लगने लगता है, लोग एक ही जगह पे फोकस रखते हैं। अगर आप मैनहट्टन चले जाएँगे तो वहाँ पे भी आपको बड़ी प्राइसेस मिलेंगी। अगर आप बिल्कुल, लंदन बिल्कुल। के बिल्कुल सेंटर में चले जाएँगे तो प्राइसेस बढ़िएगी। अब कराची भी जी पाकिस्तान दुनिया के उन्हीं शहरों में आएगा इंशाल्लाह और आप बिल्कुल, बहुत वहाँ आगे वहाँ तो पार्किंग स्पॉट जो है उसकी बिट जो है वो मिलियन डॉलर से स्टार्ट होती है। करेक्ट। तो नाज़रीन आज का प्रोग्राम बहुत ही मज़ेदार था और मेरा ख़्याल है कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव शो था। मुझे पाकिस्तान के बारे में कभी मतलब काफ़ी अरसा गुज़र गया था क्योंकि सियासत इतने ज़ोरों से बोल रही थी कि हमें इन्फॉर्मेटिव शो करने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन आज डॉक्टर फरहान ईसा साहब ने हमें बहुत ज़बरदस्त बातें बताई। होप हम सब की ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान जो है वो कामयाबी में जो है वो दूसरे मुल्कों से भी आगे निकले और लेकिन शर्त यही है मोहब्बत के साथ-साथ जो है आपने इन्वेस्ट भी करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे निकलवाने के बजाय उसमें पैसे डालें क्योंकि पैसे निकलवाने से किसी सियासी जमात को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ़ पाकिस्तान को होगा। तो ये जो इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो पाकिस्तान के लिए ही होती हैं और पाकिस्तान की कामयाबी की ज़मानत होती हैं। फरहान साहब आखिर में कोई आप बात हमारे नाज़रीन से करना चाहें तो प्लीज़? बस ये जिस तरह आपने बहुत अच्छा बोला जी पाकिस्तान मैं आपको बताऊं कि मैंने तो जी कभी कोई नेशनैलिटी भी अप्लाई नहीं की, मैं तो हार्डकोर पाकिस्तानी हूँ और मैं आपको बताऊं हम सब पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते हैं वी ऑल डन मच बेटर देन व्हेन वी वर बिफोर। पाकिस्तान का हमेशा सबके साथ जो मिलें, आप यूएस में हो या ब्रिटेन में हो, जहाँ पे भी हो, हमेशा पाकिस्तान की तारीफ़ें करें और को देखें कि हम कैसे उसको हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो कम से कम इमेज बिल्डिंग में कर सकें, उनकी जो जो पावरफुल ग्रुप्स हैं उनमें पॉजिटिव बात कर सकें। आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड। ट्रस्ट इन पाकिस्तान, बी पाकिस्तानी, बी अ प्राउड पाकिस्तानी। बिल्कुल, बहुत सही बात की। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम देखते रहें। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन जो है पूरी दुनिया में कहीं पर भी देख सकते हैं आप। उसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल टीवी है या जितने भी बड़े आउटलेट्स हैं उन पे आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर फरहान ईसा साहब से अब हम इजाज़त लें और इंशाअल्लाह जल्दी ही इनके साथ एक और तफ़सीली प्रोग्राम क्योंकि इनका जो काम इतने सादा हैं कि हमने सिर्फ़ अभी चंद काम इनसे लिए हैं। उनके बारे में बात की है। तो इनके साथ एक और एक्सक्लूसिव शो जल्दी रखेंगे और बताएँगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। सियासत अपनी जगह लेकिन जो है पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट जो है वो अपनी जगह। आप सबको देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.